आज के रसायन जो हम लोग का जो 12वां का रसायन है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एमीन पे। पिछले लेक्चर में हम लोग एमीन के जो विरचन है उन सबों के बारे में, उसके नामकरण, इन सबों के बारे में पढ़े। आज उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और डायजोनियम लवण जो होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस लेक्चर में, और जो एनसीईआरटी के उदाहरण है उसको भी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो इस में जो पहला टॉपिक है तुम्हारा एमीन का भौतिक गुण। तो एमीन जो होते हैं, तुमको एमीन के जो प्राथमिक 2 मेंबर हैं तो वो तुमको उसके मत्स्य रंग के गंध वाली गैस होती है। मीथेन एमीन, मिथाइल एमीन या मीथेन एमीन, मीथेन एमीन एवं इथेन एमीन, इथेन एमीन मत्स्य गंध वाली, मछली के गंध ऐसा मतलब मत्स्य गंध वाली गैस है। अणुभार बढ़ने के साथ ये द्रव एवं गैस होते हैं। मतलब उच्चतर जो एमीन के मेंबर हैं वो द्रव और गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसका जहाँ तक कि तुमको द्रवनांक क्वथनांक है, तुमको एमीन में प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन में हाइड्रोजन बंधन होता है। हाइड्रोजन बंधन के कारण, हाइड्रोजन बंधन उपस्थित होने के कारण इसका द्रवनांक एवं क्वथनांक, समान अनुभार वाले हाइड्रोकार्बन से अधिक किंतु अल्कोहल से कम होता है। तो अल्कोहल में तुमको हाइड्रोजन बंधन जो कि OH के बीच का हाइड्रोजन बंधन ज़्यादा मजबूत होता है NH के तुलना में। N तुमको कम विद्युत ऋणात्मक है ऑक्सीजन की तुलना में, तो NH का जो हाइड्रोजन बंधन है वह उसका कम होता है। जैसे कि तुमको है हम लोग का, जैसे कि इसमें तुलना कर सकते हैं मीथेन एमीन, ब्यूटेन एमीन का जो तुम्हारा दिया हुआ है, प्रोपेन एमीन का जो कह सकते हैं। प्रोपेन एमीन का तुमको होता है, जो कि प्रोपेन एमीन है उसका 350 होता है केल्विन तुमको क्वथनांक, और जो ब्यूटेनॉल है प्रोपेनॉल उसका 390 केल्विन के आसपास होता है। तो ये तुमको उसमें फ़र्क होता है। लेकिन द्वितीय एमीन का जब आएंगे तो द्वितीय एमीन का 322 के आसपास होता है। तृतीय एमीन का उसी अनुभार में जब जाएंगे तो 300 केल्विन के आसपास होता है, तो उसका घट जाता है। और हाइड्रोकार्बन का जैसे होता है तुमको उसमें 273 के आसपास होता है, वो और कम होता है। तो ये हाइड्रोकार्बन का मतलब कम हो जाएगा, उससे तुमको जो है हाइड्रोकार्बन से क्वथनांक में अगर दें तो समान अनुभार का रहेगा। तो क्वथनांक का जो रेशियो देखें तो हमारा जैसे कि है तुमको, जैसे कि तुलनात्मक रूप में देखें तो ब्यूटेन हो गया तुम्हारा, ब्यूटेन कह सकते हैं या पेंटेन कहो, पेंटेन इससे ज़्यादा तुमको हो जाएगा। तृतीयक एमीन में तुमको जो होगा, तुमको तृतीयक एमीन जो तुम्हारा है C2H5 और C3H, हाँ तुमको इससे ज़्यादा हो जाएगा, तुमको पेंटेन से ज़्यादा हो जाएगा, तुमको हो गया NN डाइमेथिल, NN डाइमेथिल, ये तृतीयक एमीन लिख रहे हैं। तृतीयक एमीन में तुमको इथेन एमीन, इसका ज़्यादा हो जाएगा
इससे ज़्यादा हो जाएगा तुमको एन एथिल इथेन एमीन, इसका इससे ज़्यादा हो जाएगा, और इससे ज़्यादा हो जाएगा तुमको ब्यूटेन एमीन, और इससे ज़्यादा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो गया। तो ये तुमको इस ढंग से इसके बढ़ते क्रम में इसको कह सकते हैं। और जहाँ तक कि इसकी घुलनशीलता की बात है, दूसरा नंबर, हाइड्रोजन बंधन के कारण, हाइड्रोजन बंधन के कारण NH के बीच में हाइड्रोजन बंधन के कारण प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन कम अनुभार वाले यौगिक, कम अनुभार वाले यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील हैं, जबकि अनुभार बढ़ने के साथ, जबकि अनुभार बढ़ने के साथ इसकी विलेयता घटती है, इसकी विलेयता घटती है, इसकी विलेयता घटती है। अनुभार बढ़ने के साथ इसकी विलेयता क्या होगी, कम होते जाएगी। तो ये तुम्हारा जल में विलेयता इसकी घटेगी। और तृतीयक एमीन ज़्यादा हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाता है, तो वो ज़्यादा जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ये तुम्हारा हो गया तीसरा नंबर। यह कार्बनिक घोलक में घुलनशील है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो उसके आधार पर ये घुलनशील होगा। तो ये तुमको हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसके रासायनिक गुण, एमीन के रासायनिक गुण। बहुत गुण के बाद हम लोग एमीन के रासायनिक गुण की चर्चा करते हैं। तो एमीन जो है, तुमको एमीन का जहाँ तक है स्ट्रक्चर, NHH जो बॉन्ड होता है और उसके पास लोन पेयर होता है एक, तुमको एमीन में, तुमको एमीन के पास हमेशा एक लोन पेयर उपस्थित है जो कि नाइट्रोजन परमाणु के पास रहता है। तो इसके कारण वह जो है तुमको क्या करेगा, वह तुमको नाइट्रोजन के पास जो कि लोन पेयर होने के कारण वह तुमको क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो रासायनिक गुण में जो पहला चर्चा होगा तुमको उसके एमीन के क्षारीय प्रवृत्ति की। और जाहिर है कि ये नाइट्रोजन के एल्कील व्युत्पन्न हैं, तो नाइट्रोजन भी अमोनिया के एल्कील व्युत्पन्न है, तो अमोनिया के जो नाइट्रोजन होते हैं वो भी क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं लोन पेयर के कारण। लेकिन इसकी जो अम्लता है, इसकी क्षारीयता, वह तुमको एमीन की क्षारीयता वह अमोनिया से अधिक होती है, खास करके एल्कील एमीन की। चलिए रासायनिक गुण लिखें। एमीन का रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, इसमें पहला नंबर क्षारीय गुण। एमीन के नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण, उपस्थित अबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण एमीन क्षारीय गुण, एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। एमीन क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। एल्कील समूह
कि इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के कारण, इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के कारण, एमीन की अम्लीय क्षारीयता, एमीन की क्षारीयता अमोनिया से अधिक है, अमोनिया से अधिक है। गैसीय प्रावस्था में, गैसीय प्रावस्था में 3 एल्किल समूह के कारण, एल्किल समूह के कारण तृतीयक एमीन, द्वितीयक एमीन से तथा द्वितीयक एमीन प्राथमिक एमीन से अधिक क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है, अधिक क्षारीय होता है। तो गैसीय प्रावस्था में लिख देते हैं यहाँ, गैसीय प्रावस्था में जैसे है तुमको, गैसीय स्टेट में अगर रहेगा तो N तुमको जैसे है तुमको CH3 ये 3 डिग्री में अगर दे दें तो इसके पास लोन पेयर कारण होता है, तो ये CH3, तो ये जो तुमको है इस ढंग से तुमको तीनों तरफ से एल्किल समूह देगा, तो ये तुमको इसका इलेक्ट्रॉन के, इसका जो लोन पेयर है इसके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है तीनों तरफ से और इलेक्ट्रॉन आने के कारण, तो ये तुमको ज़्यादा क्षारीय होगा। लेकिन इसमें अगर 2 तरफ से आएगा तो उसका कुछ घट जाएगा। N यहाँ पर हो गया तुमको C3H7, तुमको कह सकते हैं CH3 CH2 NHCH3, ये तुमको ये 2 तरफ से आएगा तो ये तुमको थोड़ा सा इससे कम हो जाएगा। ये 2 डिग्री एमीन हुआ, ये 2 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री हो गया तुम्हारा, 3 डिग्री एमीन। इससे कम हो जाएगा तुमको प्राइमरी एमीन का CH3 CH2 CH2 NH2, और इससे कम हो जाएगा अमोनिया का, चूँकि अमोनिया में कोई इसमें उपस्थित नहीं होगा उस ढंग से, तो गैसीय प्रावस्था में ये तुमको कह सकते हैं इसका। लेकिन द्रवीय प्रावस्था में या जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के अलावा, इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव के अलावा जल का हाइड्रोजन बंधन एवं स्टेरिक प्रभाव भी क्षारीयता को प्रभावित करते हैं। तो क्षारीय प्रभाव तो द्रवीय प्रावस्था में जैसे है, द्रवीय प्रावस्था में तो ये तुमको हो जाता है तुमको 2 डिग्री, जो तुमको है 2 डिग्री हाईएस्ट होता है, 2 डिग्री एमीन, उससे ज़्यादा हो जाएगा तुमको, उसके बाद तुमको आ जाता है द्रव्य प्रावस्था में जनरली 2 डिग्री 3 डिग्री, तो इसमें भी तुमको जो है 3 डिग्री तुमको तो 2 डिग्री हाईएस्ट हो जाता है, 2 डिग्री एमीन तुमको प्राथमिक एमीन या द्वितीयक एमीन से ज़्यादा होता है, प्राथमिक या तृतीयक एमीन से अधिक हो जाता है और ये अमोनिया से अधिक होता है।
तो ये जनरली यही ट्रेंड है। और तुमको इसमें जैसे एथिल मेथिल में अलग अलग होता है तो उसको अलग अलग जैसे कि अलग नहीं किए, तो ये तुमको यही तुम्हारा ट्रेंड है ये। तो ये तुमको 2 डिग्री सबसे हाईएस्ट हो जाता है इसमें, यही ध्यान रखने की बात है द्रव्य प्रावस्था में, और 1 डिग्री। अब जहाँ तक कि इसके एरोमेटिक एमीन की बात करें, एरोमेटिक एमीन का में जो रेजोनेंस प्रभाव होगा तो उसका क्या फर्क पड़ता है। तो एरोमेटिक एमीन में देखें जो कि एनिलीन है तुम्हारा, एनिलीन में बेंजीन में जब NH2 होगा, बेंजीन का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसमें रेजोनेंस के कारण नाइट्रोजन के जो परमाणु हैं वह क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में दे देते हैं। तो बेंजीन रिंग में अगर नाइट्रोजन का परमाणु का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसकी क्षारीयता क्या हो जाएगी, काफ़ी प्रभावित होगी और क्षारीयता काफ़ी कम हो जाती है। एरोमेटिक एमीन की क्षारीयता अनुनाद प्रभाव के कारण काफ़ी कम होती है, क्योंकि उसका लोन पेयर जो है तुमको नाइट्रोजन का वह बेंजीन रिंग में सहभाजित हो जाता है, उसमें चला जाता है। तो इसको लिख लेते हैं। एनिलीन की क्षारीयता अमोनिया से भी कम होती है, अमोनिया से भी कम होती है चूँकि एनिलीन का इलेक्ट्रॉन युग्म, अवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, एनिलीन का अवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, नाइट्रोजन परमाणु का अवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म बेंजीन के साथ अनुनाद प्रभाव के कारण डीलोकेलाइज हो जाता है, डीलोकेलाइज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसको दिखाया जा सकता है, और इसी कारण से तुमको ये ऑर्थो पारा पर ये तुमको ये डबल बॉन्ड अगर अनुनाद प्रभाव अभी तक सीखा होगा तो यहाँ पे NH2 है, तो ये लोन पेयर का यहाँ पर आ जाएगा, और इसी कारण ये ऑर्थो पारा निर्देशक समूह भी होगा एमीन, इसी के कारण। तो वो बाद में अभी दिखाएंगे भी नहीं, देख लो इसको, जैसे NH2 प्लस हो गया यहाँ पर। तो ये क्या हुआ तुम्हारा, ये अनुनाद प्रभाव के कारण क्या होगा तुमको, ये फिर यहाँ जाएगा तो ये पारा पर चला जाएगा, तो ये जो नाइट्रोजन के पास जो अवंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है वह क्या हो गया, हर जगह ये बट गया। तो यह इलेक्ट्रॉन जब युग्म इसके पास रहेगा नहीं तो इसकी जो है तुमको जो क्षारीयता है काफ़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास नहीं रहने के कारण इसकी क्षारीयता काफ़ी कम हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन युग्म इसमें रेजोनेंस प्रभाव के कारण ऑर्थो और पारा पोजीशन पर क्या होंगे, ये वितरित होते हैं। यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी ये डबल बॉन्ड आ गया, तो ये ऑर्थो पारा निर्देशक समूह भी इसी कारण होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन परमाणु के जो एनिलीन का ये अनुनाद प्रभाव है तुमको, तो इसमें जो है तुमको देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वह तुमको यहाँ वितरित हो गया, तो इसका नाइट्रोजन की जो क्षारीयता हो गई इसके एनिलीन की काफ़ी कम हो गई, तो ये इसकी क्षारीयता मतलब कि उससे कम हो जाती है। बेंजीन में उपस्थित समूह जो नाइट्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, जैसे नाइट्रो, जैसे NO2, CHO, COOH इत्यादि की क्षारीयता एनिलीन क्षारीयता एनिलीन से कम होती है, एनिलीन से कम हो जाती है, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी इसमें, जबकि इलेक्ट्रॉन प्रदाता समूह
इलेक्ट्रॉन प्रदाता समूह जैसे CH3OH इत्यादि की क्षारीयता एनिलीन से अधिक होती है। तो जैसे कि इसका अगर तुलना करें तो अगर एनिलीन में लिखें जैसे कि मेथिल है तुमको यहाँ पर अगर दे दें, और जैसे NH2 है तुमको, ये मेथिल समूह है यहाँ कहीं पर, ऑर्थो या पारा कहीं पर भी होती है, ये ज़्यादा होगा। और किसके तुलना में, ये एनिलीन के तुलना में इससे ज़्यादा हो गया। लेकिन नाइट्रो वाला समूह जो कि इलेक्ट्रॉन को और अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति रखेगा तो वो इसकी क्षारीयता को और घटा देगा, इसकी कम हो जाएगी। तो ये तुमको इसका जो ट्रेंड हो गया, ये जिसकी क्षारीयता घट जाती है। तो ये तुमको इसका मतलब कि ऐसा प्रभाव इसका तुमको है। अब जहाँ तक क्षारीयता का जैसे तुमको है, एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी में उदाहरण 13.4, उसकी चर्चा करते हैं। उदाहरण 13.4 की चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण 13.4 उदाहरण 13.4 आरटी उदाहरण 13.4 ये एनसीईआरटी उदाहरण 13.4 है। तो इसमें जहाँ तक है तुमको, तो ये तुमको जैसे कि दिया हुआ है कुछ यौगिक हैं जिसके कि क्षारीयता का हमको क्रम निर्धारित करना है। तो जैसे कि 2 डिग्री अगर एमीन होगा तो उसका ज़्यादा हो जाएगा प्राइमरी से, और प्राइमरी से जो तुमको है तो यहाँ पे जो 4 यौगिक है तो उसका मैं उसी क्रम में लिख ही देता हूँ। तो ये तुमको N जैसे है NHC2H5 अगर ऐसा है तुमको, तो ये एल्कीन समूह का दोनों तरफ से आएगा, तो इसके जो नाइट्रोजन इसका क्षारीयता क्या हो जाएगा, सबसे अधिक होगा तुम्हारा। जो 4 यौगिक दिए हुए इसमें, उसमें क्षारीयता का क्रम में इसी में लिख देते हैं तुमको। और अगर एक तरफ से C2H5 रहा तो इसकी क्षारीयता क्या होगी, ये भी तुमको देगा प्रेरणिक इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव का इसका भी ज़्यादा होगा। और अमोनिया का इससे कम होगा तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरणिक प्रभाव नहीं होगा। और एरोमेटिक एमीन में जैसा कभी बता रहे थे, एनिलीन में जो अनुनाद प्रभाव कारण और इसका जो लोन पेयर है तुमको रिंग में बट जाता है, जिस कारण इसकी क्षारीयता और घट जाएगी। तो तुम्हारा जो यही क्रम होगा, तुम्हारे जो क्वेश्चन का यही जवाब होगा। सबका कारण समझ में आ गया। 2 डिग्री का इलेक्ट्रॉन विकर्षी प्रेरण दोनों तरफ से आएगा, तो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है बढ़ जाएगा, तो इसकी क्षारीयता इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता इसकी ज़्यादा हो जाएगी। जितना अधिक इलेक्ट्रॉन यह डोनेट कर सकता है नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थिति के कारण, वह उतनी ही अधिक क्षारीय होगा। इसमें एक तरफ से आएगा तो भी इसकी क्षारीयता बढ़ेगी ही, अमोनिया से ज़्यादा रहेगी। और अमोनिया में भी लोन पेयर है तो ना इसको कोई देने वाला है ना लेने वाला है, तो ये अपना न्यूट्रल रहेगा। लेकिन यहाँ बेंजीन और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो उसकी अम्लता क्षारीयता को कम कर देगा। तो ये तुम्हारा इसका क्रम हो गया, तुम्हारा इसका आंसर हो गया, जो क्षारीयता का क्रम समझ में आ गया होगा। अब है तुमको इसके बाद जो दूसरा गुण है तुमको बेंजीन का अमोनी अपघटन। जैसे एमीन का जैसे हम लोग कर सकते हैं अमोनी अपघटन, जैसा कि विरचन में भी बताए थे इस तरह का रिएक्शन, तो इसको तुरंत लिख देते हैं अमोनी अपघटन, जो कि तुम पहले भी पढ़ चुके हो। विरचन में जैसे बनाते हैं एमीन का अमोनी अपघटन या एल्कलीकरण कह सकते हैं। 2 नंबर एमीन एल्कील हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया कर एल्कील एमीन देता है, एल्कील एमीन देता है।
अब जैसे कि है तुमको एल्किल एमीन देता है, जैसे तुमको अगर हम लोग CH3NH2 है अगर प्राइमरी एमीन, इसमें CH3Cl दे दें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो जाहिर है कि यहाँ जो एमीन है एक हाइड्रोजन को यहाँ पर हट जाएगा और इसे को पिरिडीन की उपस्थिति में कराते हैं, जैसे कि ये तुमको इसमें पिरिडीन बेस डाल देते हैं पिरिडीन, जिससे कि जो HCl बनेगा वह तुमको CH3NH और इधर CH3 हो जाएगा प्लस HCl, तो इसे न्यूट्रलाइज इसको कर सके जिससे कि तुमको इधर की तरफ प्रतिक्रिया जा सके, नहीं तो रिवर्सिबल होकर उल्टाने की संभावना भी रहती है। तो जैसे तुम्हारा है अब CH3NH है, इसमें CH3Cl डाल देगा तो क्या बनेगा ये पिरिडीन, CH3N, इसके बाद जब तुम्हारा आ जाएगा NCH3, यहाँ भी तृतीयक एमीन बन गया, अब प्लस क्या हो जाएगा तुमको ये प्लस HX हो जाएगा तुम्हारा, प्लस इतना प्लस क्या होगा तुमको HCl हो जाएगा, प्लस H यहाँ से निकला Cl हो जाएगा। और अब इसके क्वाटरनरी सॉल्ट भी बन सकते हैं, जैसा कि प्रतिक्रिया करके पहले भी देखे हम लोग, जैसे कि N है CH3 प्लस CH3Cl, तो ये चतुष्फलकीय लवण भी बनाता है, ये चतुष्फलकीय लवण भी बना सकता है, इतना पे प्लस और इस पर Cl माइनस, ये चतुष्फलकीय लवण बना देगा। तो इस तरह से ये तुमको अमोनियम, ये तुमको एल्कलीकरण इसका बेंजीन का, जिसको अमोनिया अपघटन भी कहते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया ये होती है। तीसरा जो तुमको आगे का प्रतिक्रिया होगा इसका, जैसे कि इसी तरह से एसिलीकरण कहते हैं, जबकि RCOCl से प्रतिक्रिया करेगा तो ये CO ग्रुप में से जो M के पास जो रहेगा, मतलब CO से जो तुमको CO के साथ ये अटैच हो जाएगा। तीसरा नंबर एमीन एसिल हैलाइड से प्रतिक्रिया कर एसिलीकरण हो जा कर प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रिया का एसिलीकरण प्रतिक्रिया देता है। जैसे कि एसिलीकरण प्रतिक्रिया, जैसे कि है RCOCl है, तुमको यह RCOCl है प्लस NH2 है, जैसे कि तुमको RCOCl प्लस R-NH2 है, अगर इससे प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा ये, यहाँ पर तुमको COCl है, ये Cl है, यहाँ H है, तो HCl निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RCO, यहाँ पर आ जाएगा NH R-, ऐसा बन जाएगा, और प्लस HCl हो जाएगा। अब अगर द्वितीयक एमीन है, इसमें अगर फिर और डाल दें, जैसे कि इसमें और डाल दें 1 मोल RCl डाल दें, RCOCl डाल दें, तो ये और हट सकता है इससे। यहाँ से फिर क्या हो सकता है तुमको, ये तुमको जैसे कि हटेगा तो यहाँ क्या बन जाएगा तुमको, यहाँ पर से H एक और है, तो ये तुमको C2H, जैसे यहाँ से H को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर से हटाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर अगर CH3Cl दे दें तो यहाँ से NH से क्या हो जाएगा तुमको, ये हट सकता है, ये तुमको NH R, जैसे यहाँ अगर CH3CONH, यहाँ पर फिर एक CH3 बचा। अब जैसे कि CH3Cl से रिएक्शन करा दें इसको, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तुमको H यहाँ से भी हट सकता है इसको, तो क्या बन जाएगा तुमको, ये R या R-, मतलब R-Cl कुछ भी डालिए इसमें, तो इसको हटा सकते हैं आप, तो ये हो गया RCO, हाइड्रोजन इसके पास रहेगा तो ये तुमको क्या कर सकता है, यहाँ से इसको और हटा सकता है, तो जितना रहेगा तुमको ये इसको रिप्लेस कर देगा। इसके अलावा अगर ये बेंजीन में भी तुमको रहा तो भी ये क्या हो जाएगा, तुमको इसको हटाया जा सकता है, या तुमको इसी में रहा, जैसे RNH2 रहा, RNH2 का मतलब ये हो गया RCOCl रहा बेंजीन में, जैसे कि CONH2 तुमको जैसे कि हो गया CONH2
प्लस RCl रहा, तो ये एमाइड से भी, यहाँ से भी RCl ये क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है तुमको। जैसे कि हो गया ये CONHR, ऐसा भी बना देगा ये NHR, तो तुमको यहाँ से भी ये रिप्लेस हो जाता है तुमको। और यहाँ से एक मोल और डालेंगे तो यहाँ से ये हाइड्रोजन है जब तक ये रिप्लेस होता रहेगा। और ये तुमको, लेकिन तृतीयक एमीन इसमें प्रतिक्रिया इस ढंग के प्रतिक्रिया में नहीं करेगा, तो ये तुमको RCOCl का भी एसिडीकरण ये तुमको प्रतिक्रिया यह देगा, इसको एसिडीकरण प्रतिक्रिया कहते हैं। तो ये तीसरा हो गया तुम्हारा। चौथा नंबर इसका जो प्रतिक्रिया हम लोग दे सकते हैं, कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया। ये प्राइमरी एमीन के लिए टेस्ट के रूप में भी काम करता है, तो प्राथमिक एमीन ही ये प्रतिक्रिया देगा खाली। तो प्राथमिक एमीन जो होता है तुमको, प्राथमिक एमीन तुमको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, माने क्षार की उपस्थिति में आइसोसाइनाइड बनाता है, आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, जिसका खराब गंध के कारण इसकी पहचान होती है। और इस प्रकार प्राथमिक एमीन का यह टेस्ट के रूप में भी काम करता है। प्राथमिक एमीन का टेस्ट होता है, जो कि एक फेमस रिएक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग, कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया। प्राथमिक एमीन क्लोरोफॉर्म एवं KOH के साथ प्रतिक्रिया कर आइसोसाइनाइड का निर्माण करता है, जो अपने खराब गंध के कारण पहचानी जा सकती है। तो कोई भी प्राइमरी एमीन है वह रिएक्शन करेगा, चाहे तो RNH2 बेंजीन एमीन भी करेगा, एनिलीन भी मतलब करेगा, प्लस CHCl3 है तुमको, प्लस KOH है, ये RNC बना लेता है ये आइसोसाइनाइड, प्लस क्या होगा तुम्हारा KCl बन जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा तुम्हारा ये। तो ये तुमको ये आइसोसाइनाइड, एल्कील आइसोसाइनाइड है, यही एल्कील आइसोसाइड, खराब गंध के कारण, खराब गंध इसका होता है, जिसके कारण ये पहचाना जाएगा। ये प्राथमिक एमीन ये प्रतिक्रिया, जिसको हम लोग कहते हैं कार्बिल एमीन प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें तुम CH3NH2 लिख सकते हैं, बेंजीन में NH2 कोई भी R के जगह पर रख सकते हो। चौथा प्रतिक्रिया तुम्हारा हो गया पांचवा, नाइट्रस अम्ल HNO2 से प्रतिक्रिया, HNO2 से प्रतिक्रिया। इसमें एल्कील एमीन HNO2 से प्रतिक्रिया कर अल्कोहल देता है। तो ये जो एक अलग तरह का कंपाउंड बनाता है, जो तुमको अस्थाई नहीं, मतलब जैसे कि है तुमको, जैसे एल्कील एमीन हो RNH2 है, अगर ये तुमको HNO2 को बनाया जाता है NaNO2 प्लस HX से, तो ये जो बनता है तो ये तुमको बन जाता है RN2 प्लस X माइनस, ऐसा बनता है। और जिसको जब ये तुमको पुनः अपघटित हो करके यह तुमको क्या करेगा, यह अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाएगा, ये एल्कील ग्रुप रहा तो R कैसा ग्रुप है, ये एल्कील अगर ग्रुप है तो यह अपघटित हो जाएगा, अस्थाई होता है, ये अस्थाई होता है। इसलिए यह टूट करके तुमको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में
ये ROH दे देता है प्लस N2 दे देता है और प्लस वाटर देता है, एल्कोहल बनता है। जैसे कि इसको प्रतिक्रिया को अगर एक साथ हम लोग लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं RNH2 प्लस HNO2, इससे बन गया तुमको ROH प्लस N2 प्लस हो गया तुमको वाटर, ये तुमको लिबरेट होगा। लेकिन जब एरोमेटिक एमीन बनता है, जब एरोमेटिक R ग्रुप अगर एरोमेटिक बेंजीन एमीन हो तो उसके साथ इस जो प्रतिक्रिया का तरीका है B नंबर में उसको लिखते हैं हम लोग, वह तुमको डायजोनियम लवण बनाता है जो कि एक कम ताप पर यह काफ़ी अस्थायी होता है और इससे बहुत से जो और रासायनिक जो कहते हैं रसायन का केमिकल का निर्माण किया जा सकता है, कार्बनिक रसायन का। तो कार्बनिक के ये जो तुमको संश्लेषण की काफ़ी उपयुक्त कंपाउंड होता है, जिससे कि इसको आसानी से बेंजीन के सारे कंपाउंड्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्सन जो हम लोग बनाते हैं, जो परिवर्तन करते हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी उपयुक्त यौगिक होता है, जिसका हम लोग एक अलग से भी इसको अध्ययन करेंगे। बेंजीन के साथ जब ये रिएक्शन रहेगा तो इसको हम लोग अलग से, पहले से भी हम लोग ये रिएक्शन पढ़ भी चुके हैं जब हम लोग हेलोजन का जो चैप्टर था जिसमें सेंडमेयर प्रतिक्रिया पढ़े थे, तो ये प्रतिक्रिया पढ़े थे हम लोग, तो उसी को फिर से देखो। एमीन की ही प्रतिक्रिया है। एनिलीन जो है तुमको एरोमेटिक एमीन NaNO2 प्लस HX के साथ बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाता है, बेंजीन डायजोनियम लवण बनाता है। तो ये हो गया बेंजीन में NH2 हो गया, ये एमीन हो गया, प्लस NaNO2 प्लस HX हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेंजीन में बन जाएगा तुमको N प्लस X माइनस, डायजोनियम ग्रुप होता है तुमको ये, और ये बेंजीन के साथ ये तुमको रिजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है, ये रिजोनेंस के कारण यहाँ पर ये स्टेबल हो जाता है। N पे प्लस हो गया, इसका लोन पेयर चला गया, तो ये तुमको जो है रिजोनेंस के कारण यहाँ बेंजीन से तुमको क्या करेगा, बेंजीन का जो यहाँ पर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल जो होता है, इसके साथ रिजोनेंस के कारण ये स्थायी होता है। जैसे यहाँ से डबल बॉन्ड चला जाएगा तो ये देखो, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण ये स्थायी यौगिक बनाता है। बेंजीन डायजोनियम जो लवण होता है, तो ये तुमको N यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इधर से चला गया और यहाँ पर लोन पेयर के रूप में यहाँ पर चला जाएगा, और X माइनस यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर तुमको ये प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पर इस ढंग से ये बन जाएगा तुमको। तो ये जो रिजोनेंस के कारण ये स्टेबल होता है, रिजोनेंस का, इसलिए जबकि एल्कीन समूह जब रहता है तो रिजोनेंस नहीं बन पाता, तो ये अस्थायी हो जाता है ये। तो इसलिए अनुनाद के कारण यह अस्थायी है, अनुनाद कारण कम ताप पर बेंजीन डायजोनियम लवण अस्थायी है। लिख लेते हैं यहाँ पर, अनुनाद के कारण बेंजीन डाई एजोनियम लवण कम ताप पर अस्थायी होता है, कम ताप पर अस्थायी होता है। बेंजीन डायजोनियम कम ताप पर ये अस्थायी होता है। अब जैसे कि है बेंजीन डायजोनियम लवण क्या हो जाएगा, बेंजीन में अगर तुमको इसको डालेंगे तो ये बेंजीन डायजोनियम कम ताप पर अस्थायी होगा, तो बेंजीन में इससे बहुत से यौगिक का हम लोग निर्माण कर सकते हैं। तो जिसकी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, इसको अलग से हम लोग पढ़ेंगे तो उस समय इसकी चर्चा की जाएगी। तो ये तुम्हारा हो गया HNO2 के साथ प्रतिक्रिया, जो कि NaNO2 प्लस HX से तुरंत बनाया जाता है, और 273 से 278 डिग्री सेल्सियस तक 2 केल्विन ताप पर ये अस्थायी होता है। HNO2 के साथ प्रतिक्रिया होगा तुम्हारा।
अब है तुमको हिंसबर्ग परीक्षण, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग जो तुमको रिएजेंट है दैट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में हम लोग विभेद कर सकते हैं। तो उससे जो है हम लोग हिंसबर्ग जो टेस्ट रिएजेंट है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट हम लोग कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। 6 नंबर हिंसबर्ग परीक्षण। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये हो गया C6H5SO2Cl। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड किससे प्रतिक्रिया करेगा? बेंजीन में SO2Cl। यह तुमको प्रतिक्रिया करके क्या करेगा? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड एमीन प्राथमिक एवं द्वितीयक एमीन से प्रतिक्रिया करता है जबकि तृतीयक एमीन प्रतिक्रिया नहीं करता है। प्राथमिक एमीन से प्राप्त उत्पाद क्षार में विलय होता है, तथा द्वितीयक एमीन से प्राप्त उत्पाद क्षार में अविलेय होता है। तो इस प्रकार 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में हिंसबर्ग प्रतिकारक बेंजीन सल्फोनिल C6H5SO2Cl से विभेद किया जाता है, और सेपरेशन में भी काम आता है, सेपरेट भी कर सकते हैं इससे। तो ये तुम्हारा होगा, जैसे कि अब रिएक्शन लिख देते हैं। प्राइमरी एमीन जैसे है तुमको हिंसबर्ग टेस्ट में SO2Cl जैसे है, तो ये तुमको प्राथमिक एमीन जैसे है RNH2, तो इसके पास H है। तो जैसा कि अभी रिएक्शन में देख रहे थे, ये H और Cl क्या आ जाएगा, यहाँ से जुट जाएगा। तो क्या बन जाएगा तुमको? तो SO2 और यहाँ पर से क्या हो जाएगा तुमको? ये NHR हो जाएगा। तो बेंजीन में क्या बन गया यहाँ पर? SO2NHR ऐसा हो जाएगा। ये H जो है, इस H के कारण ये क्षार में घुल जाएगा। क्षार अगर दे दें, जैसे कि KOH दे दें, क्षार में घुलनशील, तो KOH से क्या हो जाएगा तुमको? ये यहाँ पर आ जाएगा तुमको NR हो जाएगा, और HOH है तुमको क्षार, तो N-K प्लस क्या होगा तुमको? ROH है, जहाँ पर KOH है, तो यहाँ पर H2O यहाँ पर निकल जाएगा। तो क्षार में घुलनशील, इसको क्षार में घुलनशील है ये। और द्वितीयक एमीन भी प्रतिक्रिया करेगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन तो है एक, लेकिन वह आगे जो है क्षार में क्या होगा? घुलनशील नहीं होगा। जैसे कि रिएक्शन लिख देते हैं यहीं पर, द्वितीयक एमीन का भी रिएक्शन लिखते हैं। चलिए, SO2Cl यहाँ डाला आपने, इसके द्वितीयक एमीन भी रहेगा, तो इसके पास भी एक H है, यहाँ पर एक H होता है, तो इसके साथ ये प्रतिक्रिया तो करेगा,
तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए तो यहाँ पर बेंजीन में SO2 रहेगा, HCl यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पर N से ये जुट जाएगा, क्षार में अघुलनशील। ये क्षार H इसके पास अब नहीं है तो ये क्षार में अघुलनशील होगा, तो इस आधार पर पता चल जाएगा। और तृतीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से SO2Cl तृतीयक एमीन रहेगा, तो इसके पास H ही नहीं है, NR तीनों तरफ से दे दीजिए, तो ये क्या होगा तुमको, H नहीं है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ पर नो रिएक्शन। इसके आधार पर क्या होगा, तीनों को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं इस प्रतिक्रिया के साथ। तो ये तुम्हारा हो गया हिंसबर्ग परीक्षण भी इसको कहा जाता है एमीन का। अब है तुमको इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया जो बेंजीन का होता है, तुमको जो बेंजीन की प्रतिक्रिया है, तो उसमें जो एनिलीन की प्रतिक्रिया कह सकते हैं एरोमेटिक एमीन का, उसका हम लोग इसका करके देखते हैं। तो एरोमेटिक एमीन का तुमको है परीक्षण, तो उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। एरोमेटिक एमीन में तुमको जहाँ तक है, तो एरोमेटिक एमीन जो है तुमको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया करेगा, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया यह करता है। तो इसको हम लोग इसमें पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो 7 नंबर तुम्हारा होगा, 7 नंबर इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। तो ये जहाँ तक है NH2 ग्रुप का, जैसा कि रेजोनेंस प्रभाव भी अभी दिखाए थे क्षारिता में, तो यह तुमको देखे तो ये ऑर्थो पारा निर्देशक समूह है। बेंजीन में NH2 समूह की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया तेज हो जाती है तथा यह ऑर्थो एवं पारा निर्देशक समूह है। तो इसकी समूह है, तो इसमें एक नया बात हम लोग ये सीखेंगे, इसमें प्रतिक्रिया की दर को कम कैसे करेंगे, ये नई बात होगी। तो जैसे कि तुमको पहला नंबर जैसे है ब्रोमिनन करते हैं, ब्रोमिनन में है लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग NH2 का प्रतिक्रिया पहले कराएंगे तो ऑर्थो और पारा हर जगह से जुट जाएगा। NH2 है प्लस Br2 डाल दिए FeBr3 की उपस्थिति में, अगर तो क्या बनेगा आपका, तो ये तुमको एक्टिवेट रहता है, तुमको ऑर्थो और पारा तीनों पोजीशन पर ये नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तुमको क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ से पर भी Br आ जाएगा, यहाँ पर भी Br आ जाएगा और यहाँ पर भी Br आ जाएगा, ऐसा होगा। और दूसरा इसमें जहाँ तक है ये Br तीनों जगह आ जाएगा। तो अगर एक जगह आपको पारा पोजीशन का आइसोमर बनाना है तो इसके लिए हम लोग इसको डीएक्टिवेट करने के लिए इसका करते हैं हम लोग एसिलीकरण करते हैं। प्रतिक्रिया की दर को कम करने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड के उपस्थिति मतलब CH3CO2O से एसिलीकरण के फलस्वरूप प्रतिक्रिया कराने पर पारा समावेदी पारा ब्रोमो एनिलीन बनता है, पारा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है। तो ये तुमको जैसे देखो इसमें क्या करेंगे, इसका स्टेप देखिए।
ये जो NH2 है और ये NH2 को पहले जो है तुमको NH2 में अगर इसको हम लोग कर दें CH3COO COCH3 ऐसा कर दें अगर, तो ये क्या होगा, NH के साथ ये जहाँ जाके जुट जाएगा, ये NH यहाँ पर COCH3 ऐसा बन जाएगा तुमको, ये NHCOCH3 और CH3COCl निकल जाएगा और CH3COCl साइड प्रोडक्ट रूप में निकल जाएगा। अब इसमें अगर Br2 डाल देंगे, इसमें अगर Br2 डाल देते हैं, इसमें प्लस Br2 डाल दो FeBr3 की उपस्थिति में, तो ये तुमको चला जाएगा कहाँ पर, ये तुमको डीएक्टिवेट हो गया NHCOCH3। तो ये तुमको है इसका जो रेजोनेंस में ये यहाँ लोन पेयर इधर कंजुगेट हो जाएगा तुमको, इसका इधर की तरफ जाएगा डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड टूट करके इधर से कंजुगेशन हो जाएगा। तो ये तुमको रिएक्शन के दर डीएक्टिवेट होकर ये सिर्फ पारा पर ये बनेगा यहाँ पर। अब जहाँ तक इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर तुमको CO यहाँ पर है NH2, यहाँ पर अगर वाटर लाएंगे, वाटर के साथ आप घटन कर देंगे प्लस H2O के साथ हीट कर देंगे, तो ये NH2 आ जाएगा तुम्हारा, NH2 यहाँ पर आ गया प्लस CH3COOH यहाँ पे बन जाएगा तुमको। तो ये तुमको फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रोमिनेन में तुमको यह प्रतिक्रिया कराएंगे तो पारा डेरिवेटिव मिलेगा। तो डीएक्टिवेट करने के लिए इसको डालना पड़ता है। अब जैसे कि दूसरा में लिखते हैं बी नंबर में नाइट्रीकरण, बी नंबर में इसका नाइट्रीकरण हम लोग लिखेंगे। नाइट्रीकरण कराने के लिए हम लोग किससे प्रतिक्रिया कराते हैं, HNO3 के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में। तो यह तुमको और पारा के अलावा बहुत अधिक मात्रा में ये तुमको जब नाइट्रीकरण कराएंगे हम लोग HNO3H2SO4 की परिस्थिति में, तो ये अमोनिया जो है तुमको ये मेटा यौगिक भी देना, मतलब एनिलीन जो है तुमको NH2 के कारण क्षार होने के कारण अम्ल से प्रतिक्रिया करके यह तुमको क्या करने लगता है, NH3 प्लस आयन देने लगता है यह, जिस कारण से ये मेटा निर्देशक समूह हो जाता है, की तरह भी यह कार्य करता है। नाइट्रीकरण, जैसे कि अगर प्रतिक्रिया कराएं पहले H2 है यहाँ पर प्लस HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में, तो इसका जो कि हम लोग सामान्यतः जो सोचते हैं कि पारा उत्पाद प्राप्त होगा, तो पारा उत्पाद खैर ज़्यादा मात्रा में बनता भी है। पारा यहाँ पर आ गया तुमको NO2 आ गया, ये 51% करीब करीब बन जाएगा ये। लेकिन एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध जो अभी तक हम लोग समझते हैं, ये मेटा उत्पाद भी बहुत अधिक प्रतिशत में बनाता है। NH2 ये मेटा पर ध्यान रहे, ये करीब करीब 46% होता है तुमको ये, और ऑर्थो तुमको मात्र 3% होता है। ये तुमको ऑर्थो भी बनेंगे बट मात्र 3%, ऑर्थो बहुत कम होगा। तो ये बात है कि ये ऑर्थो पारा निर्देशक समूह है, तो इसके बनने की क्या आप गुंजाइश देखते हैं, मेटा क्यों बनता है। मतलब कि ये एनिलीन क्या करता है, NH2 जो है ये लोन पेयर है, तो H प्लस के साथ जब अम्ल देते हैं तो ये एनिलीनियम आयन बनाएगा, इसको कहते हैं हम लोग एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन बनाएगा, जिसके कारण कि यहाँ पर तुमको क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये धन आवेश यहाँ से लोन पेयर ले लेगा, तो इस प्रकार से ये तुमको क्या होता है, जिसके कारण यह मेटा निर्देशक समूह हो जाता है। मेटा निर्देशक के कारण मेटा निर्देशक समूह की तरह कार्य करता है, समूह की तरह कार्य करता है।
तो इसका यही तुमको है, तो मेटा निर्देशक समूह की तरह कार्य करेगा। और इसमें भी फिर अगर आपको बनाना है, क्या कहते हैं, अगर तुमको पारा का मेन उत्पाद बनाना है तो फिर इसको किसके साथ प्रतिक्रिया कराना होगा, हमको इसको प्रतिक्रिया कराना है तो NHCOCH3 के साथ जैसे प्रतिक्रिया कराए थे उस ढंग से क्या कर सकते हैं, हम इसको पारा उत्पाद पुनः बना सकते हैं। तो इसको डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से क्या डालना होगा हमको, NH मतलब कि एस्टिक एनहाइड्राइड डालिए। एस्टिक एनहाइड्राइड से जो प्राप्त होगा उसमें तुमको फिर पारामुख उत्पाद हो जाएगा, जैसा कभी स्टेप बनाए थे। तो ये तुम्हारा हो गया। तीसरा तुमको है सल्फोनीकरण। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन के साथ तुमको जो है ये तुमको क्या करेगा, SO3H बनाएगा। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट बात ये है तुमको कि यह तुमको इंपॉर्टेंट बात है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि तुमको फ्रीडल क्राफ्ट जो AlCl3 होता है यह प्रतिक्रिया नहीं करने देगा। ये C नंबर में लिख सकते हैं सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण तो इसमें भी तुमको जाहिर है कि H2SO4 मतलब किसकी गुंजाइश रहती है, तो ये तुमको NH2, इसमें भी H2SO4 डालिएगा तो NH3 प्लस इसमें बन जाएगा NH3 प्लस SO4 माइनस। इसका 453 से 473 केल्विन हीट करने पर ये प्राप्त हो जाता है। इसको हीट करने पर ये NH3SO3H हो जाता है तुमको। ये तुमको ये उत्पाद बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है तुमको। 4 एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये तुम्हारा ये मुख्य ये उत्पाद मिलेगा। और जहाँ तक की बात रहे कि यह फ्रीडल क्राफ्ट एनिलीन AlCl3 लुईस अम्ल के साथ लवण बना लेता है, लवण बनाता है। इसलिए यह क्या करता है, इसलिए यह फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया नहीं देता है, फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया नहीं करता है। फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में जो तुम्हारा है, फ्रीडल क्राफ्ट प्रतिक्रिया में ये नहीं देगा तुम्हारा, मतलब एल्किलेशन नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। तो ये था तुमको इसका जो है एमीन का तुमको जो कि कुछ रासायनिक गुण थे। बेंजीन डायजोनियम लवण जो है तुमको इसके बाद के हम लोग क्या कहते हैं, आज का जो लेक्चर है इसमें तुमको बेंजीन डायजोनियम लवण को आज इसमें छोड़ दे रहे हैं। तुमको किसी भी स्टूडेंट को तुमको किसी भी प्रॉब्लम में तुमको जो कन्वर्सन बना रहे हो या किसी और टॉपिक में दिक्कत होता है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, मैकेनिज्म समझने में दिक्कत हो रहा है, या फिजिक्स हो, मैथ हो, किसी में भी टॉपिक में दिक्कत है, राइटूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, या 1-to-1 बेसिस पर तुम हमसे क्लास के लिए तुम जो चाहो तो टाइम लेकर के अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। या तुम इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम का प्रिपरेशन हो, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए तुम राइटूल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड करके उसमें तुम अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।